क्या है वो है कि असहयोग, मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे। बात को समझो, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं गांधी। ठीक है, कि हम अंग्रेजों का, मतलब इंग्लैंड का या इंग्लिश मैन का, अब हम कॉपरेट इनको नहीं करेंगे। मतलब कि अब हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, हम आपको कॉपरेट, आपको सहयोग नहीं करेंगे। ये बात गांधी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कोऑपरेटिव गांधी जो था वो नन कोऑपरेटिव गांधी कैसे बन गया? ठीक है, सहयोगी गांधी क्यों बन गए असहयोगी गांधी? क्वेश्चन यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे जब गांधी जी इन करते हैं तो वो तो अंग्रेजों के साथ रहते हैं। फिर समझेंगे कारण कि इस प्रकार के आंदोलन को शुरू करने के कारण क्या क्या थे। लगभग सारे कारण को हम डील भी किए हैं, तो वो भी समझेंगे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे स्टार्ट लिया। अभी हमने देखा कलकत्ता में सेशन हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और उसके बाद समाप्ति चौरा चौरी इंसिडेंट के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, 1922 में। तो समाप्ति के कारण वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि कारण क्या क्या था। तो सहयोगी गांधी असहयोगी क्यों बना, या दोनों को चीज़ को मिला के समझे। तो पहला कारण था परिस्थिति। क्या था परिस्थिति? कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, उसमें जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई समझो। कोई भी वार अगर होएगा तो वार का रिजल्ट क्या होता है? विध्वंस, विनाश। जब लड़ा तुम, ठीक है, जीता हारा वो अलग बात है, बट फाइनली जो सिटीजन है वो तो बर्बाद हो गए। ठीक है, अब जैसे समझो जिसमें वार चल रहा होगा उसमें सेना में बहाली जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा होगा, यानी सिटीजन्स को यहाँ पे नौकरी मिल रही है। और जब वार खत्म हुआ वो सारी नौकरियां क्या हो गई, अचानक से खत्म हो गई। रिजल्ट क्या हुआ? ये हो गए बेरोजगार। वार के टाइम में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, बहुत सारा प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ जो यहाँ पर यूज हो रहा था, जो क्रय हो रहा था, जो लोग खरीद रहे थे। जब वार खत्म हुआ तो ये प्रोडक्ट का बिकना बंद हो गया। रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे तुमको क्या दिखेगी, जो लोग काम में लगे हुए थे वो अचानक से बेकार हो गए। तो ऊपर से जो विनाश हुआ सो हुआ। तो हमेशा वार के बाद जो देश की स्थिति होती है वो खराब ही होती है। वही स्थिति भारत में भी हुई। अब एक तो भारत में भारत का शासन नहीं, जो प्रॉब्लम है। अब भारत का शासन किसका है? अंग्रेजों का, जो भारत को एक कॉलोनी के रूप में देखता है कि एक तो मेरा कॉलोनी है, ये तो कोई देश तो है नहीं, ये कोई कॉलोनी है। तो वो तो ऐसे ही बुरा स्थिति में था, और वार के कारण बुराई और उसकी स्थिति खराब हो गई। महंगाई चरम पे हो गया। ठीक है, चीज़ों को, लोगों को नौकरियां छीन ली गई, लोगों का काम बंद हो गया। तो इस सब से लोग जो थे वो नाखुश तो थे। और गांधी जी को क्या बोले, तुमको मौका दोगे, उनको जब जब मौका मिलेगा तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक माहौल बन चुका है, लोगों के मन में एक विद्रोह की भाव आ चुके, लोग परेशान हैं और उनको चाहिए कि कुछ हो। ठीक है, तो एक माहौल बना दिया वर्ल्ड वार। दूसरा माहौल अभी जस्ट समझाए, खिलाफत का मुद्दा, कि ब्रिटेन और तुर्की के बीच में सेवर्स की संधि साइन होने वाली थी, और जिस संधि के कारण तुर्की के सुल्तान के जितने अधिकार थे वो छीन लेने वाले थी। तो ऐसे कंडीशन में जो मुसलमान थे वो ब्रिटेन के अगेंस्ट होते चले गए, और उन्होंने वहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वगैरह बनाया। ठीक है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, हाकिम अजमल खान, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब लोगों ने मिलकर ब्रिटेन का विरोध करने का प्लान कर लिया। ठीक है, जिसमें 20 जून को 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की एक ज्वाइंट बैठक होती है, जिसमें गांधी जी को इनवाइट किया जाता है और गांधी जी बनते हैं उसके अध्यक्ष। ठीक है, 31 अगस्त 1920 को बनाने का बाद डिसाइड किया कि हम लोग खिलाफत दिवस मनाएंगे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का फाइनली अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी आ जाते हैं सामने में। यानी गांधी जी को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया कि
हिंदू और मुस्लिम दोनों को जोड़ने का एक अच्छा मौका है। हिंदू तो परेशान था ही था, मुसलमानों का भी अपना एक हित है, तो क्यों नहीं, जब दोनों का दुश्मन इंग्लैंड है, ठीक है, जब दोनों का दुश्मन इंग्लैंड है तो क्यों नहीं दोनों आपस में मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई करें। दैट वाज द पॉइंट ऑफ गांधी जी, ठीक है। उसके बाद अगली जो घटना है इसमें जुड़ेगा, वो कौन सा जुड़ेगा, रॉलेट एक्ट पढ़ाए थे कल भी, कि रॉलेट एक्ट क्या था, याद होगा, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, ठीक है। तो इस कारण से, रॉलेट एक्ट के कारण से क्या हुआ कि लोगों में जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसके अंदर काफी विद्रोह का भाव पैदा हो चुका है। लोग गुस्साए हुए हैं अंग्रेजी हुकूमत से कि यार ये कौन सा तुम कानून बना के ले आए हो, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट का विरोध होगा, और रॉलेट एक्ट का विरोध के साथ साथ एक घटना और हुई, जो हुई जलियांवाला बाग की घटना, जो हम लास्ट क्लास में बताए हुए हैं कि जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। सत्यपाल और किचलू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया जाता है। घटनाएं क्या क्या बनी थी सब बताए थे, तो उसमें देखेंगे कि हम लोग जलियांवाला बाग की घटना हो गई और एक हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो ये सारे वो कारण थे जिस कारण से, मतलब क्या होता है कि विद्रोह जो होता है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति गुस्सा है, ठीक है, तो ये गुस्सा और ऐसे ऐसे एक्ट होते चले गए कि ये गुस्सा और बढ़ता चला गया, और सब जगह से, मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग कम्युनिटी थी वो सब कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होती चली गई। और चूंकि गांधी जी को मौका मिल गया वहां पर कमेटी का अध्यक्ष बनने का, तो उनको एक मंच मिल गया, और वो उस मंच से ही अनाउंस कर दिए कि जो खिलाफत आंदोलन है, दैट आंदोलन इज कन्वर्टेड इन असहयोग आंदोलन। हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, स्पेशल अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कहाँ होता है, कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1920 में। अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय। विरोध कौन कौन किया, तो चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता में लाला लाजपत राय गांधी जी को ये छूट दे देते हैं कि नाउ गांधी जी आप आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं, और आंदोलन आप स्टार्ट करिए, और जो कांग्रेस का रेगुलर सेशन होगा दिसंबर में जब होगा, उस सेशन में आप अपने ड्राफ्ट को रखिए कि आप आंदोलन के रूप का रेखा या आपका आंदोलन किस तरीके से चलेगा, ठीक है, इसका फैसला कीजिए। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के तरफ से गांधी जी को सपोर्ट कर डाला। मीन्स क्या हुआ कि इतना टीम तो था ही था, अब इसमें कौन कूद गया, इसमें कांग्रेस डायरेक्टली कूद गई कि हम भी हैं गांधी के साथ। अब गांधी जी जो डिसीजन लेंगे उसमें कांग्रेस पूरे दल बल के साथ साथ में रहेगी। तो अब गांधी जी के साथ कौन कौन मिल गया, फिर से जोड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो गांधी जी के साथ आ गया कौन सा ग्रुप, पहले आ गया फार्मर्स का ग्रुप, छोटा बड़ा सब, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस गांधी जी के साथ आ गया लेबर वर्ग, आ गया मिल वर्कर्स, आ गया। यहाँ पे गांधी जी के साथ कौन आ गया, तो मुस्लिम आ गई, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पे आ गया कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब समझते हैं, कांग्रेस का मतलब क्या हुआ, पढ़ा लिखा वर्ग, जो एडुकेटेड वर्ग है, जो अपर क्लास कह लो, जो एडुकेटेड क्लास है, वो यहाँ पर गांधी जी के साथ आ चुका है। यानी कि जो एडुकेटेड क्लास के लोग हैं वो भी इस आंदोलन में कूद गए। तो इतना जब इनको मैन पावर मिल गया तो गांधी जी अनाउंस करते हैं, और होता है एक ऐतिहासिक अधिवेशन कांग्रेस का, दैट इज कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। बहुत ऐतिहासिक, क्योंकि इस ऐतिहासिक में कांग्रेस के मंच पर बैठकर गांधी जी बहुत कुछ बोलेंगे, और जो जो बात बोलेंगे उसको समझने की जरूरत है, याद रखने की केवल जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। ध्यान से समझा रहे हैं इस चीज को, ध्यान देना इस चीज पर कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, जैसे अध्यक्षता किसने किया, तो बी राघवाचारी थे, ठीक है, बी राघवाचारी ने अध्यक्षता किया। और इस आंदोलन, इस अधिवेशन में सबसे पहला जो प्रस्ताव रखा गया, वो प्रस्ताव रखा गया कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव।
मतलब हम गांधी जी बोल रहे हैं हम जो है अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं, सहयोग मतलब समझो जैसे क्या हो रहा है, जैसे अंग्रेज मान लो एक फैक्ट्री खोला और उससे सामान बनाना शुरू किया, गुड्स बनाना शुरू किया और गुड्स को लेकर चला गया मार्केट में, अब मार्केट में बेचा, तो हम असहयोग करेंगे, हम मार्केट में वो सामान खरीदेंगे ही नहीं, तुम बनाते रहो बैठ के, दैट इज असहयोग। ठीक है, तुम स्कूल खोला, हम अपने स्टूडेंट को बोलेंगे तुम उस स्कूल में मत जाओ, दैट इज असहयोग। तुम असेंबली चला रहे हो, असेंबली में हम इंडियंस को बोलेंगे तुम असेंबली में मत बैठो, ये हुआ असहयोग कि हम तुमसे लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम जो जो चीज करोगे, जो जो मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है, हम तुम्हारे चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल होने नहीं देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन, हम नॉन कॉपरेट कर रहे हैं आपके साथ, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे अब। ठीक है, तो जब इस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया तो 2 संशोधन किए गए कांग्रेस में, कांग्रेस के संविधान में, जो कांग्रेस संविधान बना था उस संविधान में 2 संशोधन किए गए। पहला संशोधन ध्यान से समझो, याद करो होम रूल हम लोग बोल रहे थे, स्वशासन जो तिलक लाए थे। ठीक है, स्वशासन जो था कि मेरा घर है तो मेरा शासन होगा, अंतर समझना, होम रूल में और स्वराज में दोनों में अंतर है। ठीक है, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहीं पे तुमको एक चीज और हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है हम चले जाएं, लेकिन समझो इस चीज को कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक कोशिश करते हैं समझाने की, पहले एक बार शायद एक बार ट्राई 2-3 बार ट्राई करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, भारत यहां पर गुलाम है। ठीक है, भारत गुलाम है और भारत की इच्छा है कि हम जो है वो हम हो जाए आजाद। ठीक है, हम आजाद हो जाना चाहते हैं। अब इसका ना मतलब पहले समझो कि एक्चुअल में हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जब तक, चूंकि यही गांधी का थॉट था कि पहले समझो तो सही कि तुम गुलाम हो, तुमको यही समझ में नहीं आएगा, और दूसरा तुम आजाद हो, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है। बात को समझने की कोशिश करो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कोई हिस्ट्री या कोई पॉइंट नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, ये बात हमको पहले, हम अभी भी गारंटेड बोलते हैं कि 70-80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको साला पता ही नहीं कि गुलाम का मतलब क्या हुआ है। देखो गुलाम का मतलब क्या हो रहा है, समझना बात को। गुलाम का मतलब हो रहा है, जैसे आज हम बात करते हैं, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस का टाइमिंग जो है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। क्या 10 से 5 के बीच में हम ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं अपने मर्जी से? या हमको मन नहीं किया आज ऑफिस आने का तो हम क्या अपनी मर्जी से घर में सो सकते हैं? नहीं, हमको छुट्टी लेना पड़ता है। तो साले गुलाम तो हम अभी भी है। तो इस गुलामी में और इस गुलामी में अंतर क्या है? तो पहला अंतर समझना कि जो गुलाम हम हुए, जो हम गुलाम हुए, ठीक है, जो हम गुलाम हुए, वो गुलाम कैसे हुए? वो मिलिट्री एक्शन से गुलाम नहीं हुए, हम गुलाम हुए थे एक एक्ट से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पे राज कर रही थी, जब भारत के लैंड्स को वो एक्वायर कर ली, बंगाल को, मद्रास को, बॉम्बे को जब वो एक्वायर करती है, तो वो जमीन का मालिक बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया, 1833 का एक्ट, और उस एक्ट में लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस इंडिया नाम के जगह में जितना जमीन पर कब्जा की है, जितना जमीन वो रखी है अपने पास, वो सारा जमीन ब्रिटेन की संपत्ति कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जैसे टाटा आया, मान लो गया में टाटा आया, टाटा कंपनी गया में आया, ठीक है, और टाटा कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए गया में जमीन चाहिए, तो वो मान लो कि कोई एक पार्टिकुलर जमीन को खरीद लिया, टाटा खरीदा, ठीक है, और मान लो एक गांव को ही खरीद लिया और बोला हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे लोग सब अपना अपना घर बना के रहो, तुम लोग रहो, इस जमीन पर खेती उती करो, इस फैक्ट्री में काम करो, ये जमीन का मालिक हम। ऐसा तो होता है, ये इंडस्ट्रियल इलाका ऐसे ही बनता है। इंडस्ट्री, ये टाटा ने इंडस्ट्री खोली। अब भारत सरकार क्या अनाउंस कर दी? भारत सरकार अनाउंस कर दी कि टाटा का जो जमीन है उसका मालिकाना हक, खरीदा कौन था? टाटा खरीदा था, लेकिन भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि टाटा जो भी खरीदा उस सब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। तो जैसे ये बात बोलेगा मतलब क्या हुआ? इस जमीन पे जितने लोग रह रहे हैं वो किसके हो गए? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग हो गए, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आ गए वो। यही चीज यहां पर हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया
जमीन का मालिक बना। और जब जमीन का मालिक बना तो ब्रिटेन ने अपने संसद में एक एक्ट लाया और बोला जितना जमीन है सबका मालिक हम हैं, ठीक है। और हम ये जो जमीन का मालिक जब हम हैं तो जो मेरा हुकूमत होगा वही इन लोगों पे चलेगा। तो भारत के लोग को तो पता भी नहीं चला वो गुलाम कब हो गए। वो तो जान रहे थे फलना राजा है, वो तो जान रहे थे फलना नवाब है, वो तो यही जान रहे थे, लेकिन वो गुलाम हो चुके थे। तो आजादी हमको चाहिए। तो अब जब एक्ट के माध्यम से आजादी आदि गुलाम हम हुए तो हमको किसी एक्ट के माध्यम से ही आजादी मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट एक एक्ट पारित करेगा कि भैया जो हम उस समय एक्ट बनाए थे उसमें अब हम अमेंडमेंट कर रहे हैं और उस मालिकाना हक को हम छोड़ रहे हैं। तो जब तक वो नहीं करे तब तक हमको आजादी मिलेगी नहीं। पॉइंट नंबर 1। तो आजादी मिलने के लिए तुमको क्या चाहिए? उस ब्रिटेन के पार्लियामेंट में तुमको चाहिए मेंबरशिप, कि तुम वहां पर जब मेंबर बने, जैसे बोले ना कि कांग्रेस की सरकार है उसने एक कानून बनाया और उस कानून को तोड़ना है, तो क्या होगा? बीजेपी की सरकार आएगी तो उस कानून को तोड़ेगी। यानी कि जब तक तुम संसद में पहुंचोगे नहीं तब तक तुम कानून को तोड़ नहीं सकते। सो दे डिमांडेड, कांग्रेस ऑलवेज डिमांड कर रही थी कि हमको संसद में जगह दो। वो सोचती थी कि ऐसा एक दिन आएगा जब संसद में केवल हम रहेंगे तो हम कानून को बदल देंगे। बट ऐसा होने वाला था नहीं, क्योंकि तुमको संसद में जगह मिल रही थी कहां? भारत के संसद में। ब्रिटेन में तो मिल नहीं रही थी। तो था कि भारत के संसद में इतना दबाव पैदा कर दो कि यहां वाला संसद का जो आदमी है वो कानून पलट दे, ठीक है। तो इसी में आया पहला वर्ड आया होम रूल का। होम रूल क्या बोला कि जो यहां की संसद है, चूंकि घर मेरा है तो शासन मेरा होना चाहिए, तो हमको इस संसद में जगह दो। लेकिन ये संसद चलेगी कैसे? ये चलेगी ब्रिटेन के संविधान से। वर्ड को इंपॉर्टेंस को समझना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो नियम है, वो नियम किसका लागू हो रहा है? ब्रिटेन का। यानी ब्रिटेन के नियम से भारत में एक संसद बनाओ और उस संसद में हमको बिठाओ। लेकिन एक्चुअल में हम किसके अधीन अभी भी हैं? अभी भी तो हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। इसका अगला कड़ी में आएगा स्वराज। स्वराज वर्ड जब आएगा तो स्वराज का मतलब हुआ कि मेरा राज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम ब्रिटेन वाला यूज करो, यहां तो आदमी मेरा बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम यूज करो जिसके तहत ये पार्लियामेंट चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरा होना चाहिए। दैट वाज द डिमांड फर्स्ट टाइम कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे हम ही, तुम काय बनाओगे? तुम्हारे कानून को हम काय मानेंगे? तो कानून भी हम बनाएंगे, संसद भी हम बनाएंगे और बैठेंगे भी हम। मैंने लिटरली हम कह रहे हैं कि भैया तुम जाओ, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। लेकिन हमको क्या बोल रहे हो? प्रोटेक्शन तुम दोगे। यानी बाहर से लड़ने की शक्ति मेरे पास है नहीं, तो प्रोटेक्शन तुम दोगे, यानी अभी भी तुम हो। इसी को कहा गया है आगे चल के डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। कि पहला कड़ी था कि हमको डोमिनियन स्टेटस दो, मतलब हमको मेरा संविधान दो, मेरा पार्लियामेंट दो, मेरा लोग दो, लेकिन तुम बाहर से रहना। दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। और इसका अगला कड़ी जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट स्टेटस। मतलब क्या हुआ कि अब तुम बाहर से भी जाओ, हम बाहर से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम लड़ लेंगे, हमको तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी को समझ में आया कि एक बार में डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट तक हम नहीं कूद पाएंगे, तो बीच में एक चाहिए ब्रेक। ब्रेक कौन सा? कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कि हमको पहले मेरे देश में कानून बनाने का अधिकार दो और उस कानून के तहत हमको सिस्टम चलाने का अधिकार दो। यानी कानून, कॉन्स्टिट्यूशन पहले हम लिखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन लिख के सिस्टम को भी हम रन कराएंगे। दैट वाज द इवेंट। ये बहुत बड़ी सोच थी। और सोचो जब तुम इतना पढ़ा लिखा लोग है, सब लोग ग्रेजुएट है, तुमको ये चीज समझने में इतनी कठिनाई हो रही है, तो ये उस व्यक्ति को गांधी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अनपढ़ था, जो मिल का मजदूर था, जो किसान था, जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी कॉलेज नहीं गया, उसको समझा रहे हैं देखो ये है हमारा डिमांड। और वो समझा तब तो कूदा। ये बहुत बड़ी बात थी। तो गांधी जी के द्वारा यहां पर डिमांड रखा गया इन सब चीजों का कि भैया अगर हमको आंदोलन करना है तो हम अपने पहले संविधान, चूंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस को समझाई पहले कि जो स्वशासन तुम मांग रहे हो इसके जगह पे तुम स्वराज मांगो, ठीक है। स्वशासन और स्वराज में अंतर समझ में आ रहा होगा। स्वशासन में जो पार्लियामेंट है
उस पार्लियामेंट में बैठने वाला व्यक्ति इंडियन होगा, बट वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से चलेगा, दैट इज कॉल्ड होम रूल। और स्वराज में क्या बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसमें बैठने वाला व्यक्ति इंडियन होगा, और ये पार्लियामेंट चलेगा कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर, बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है कि ऊपर, सबसे ऊपर में कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार पढ़ाते हैं पॉलिटी में, सबसे ऊपर कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोल रहा है बदल दो, ठीक है। तो लक्ष्य बदल दिया स्वराज, अब वर्ड हो गया यूज स्वराज। तो पूछेगा स्वराज का प्रयोग कब किया गया, कब स्वराज को लक्ष्य निर्धारित किया गया, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और दूसरा, क्रांतिकारी परिवर्तन किए, क्रांतिकारी संगठन में, मतलब पहले था कांग्रेस में चलो तुम बन जाओ अध्यक्ष, चलो तुम, ना ये सब चीज नहीं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए आपको चुनाव कराना पड़ेगा, आपको नियम बनाने पड़ेंगे, और रचनात्मक कार्यक्रम, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क करिए। मतलब क्या हुआ कि कुछ काम करना है कांग्रेस को, लोगों को तैयार करना है। मान लो उसको काम चाहिए तो उसको फैक्ट्री चलाने का तरीका सिखाओ, उसको चरखा चलाने सिखाओ, उसको कपड़ा बनाना सिखाओ, उसको स्कूल चलाना सिखाओ, उसको पढ़ना सिखाओ। मतलब उसको तैयार करो कल के लिए कि वो रेडी हो जाए। एक अनपढ़, एक बेरोजगार, एक शांत खाली बैठा दिमाग आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसको रचनात्मक, उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क में जोड़ो। ये कांग्रेस का लक्ष्य हो गया। तो दो लक्ष्य हुआ कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में। और गांधी जी वहां पर बैठकर अनाउंस किए, जो वर्ड यूज किए गांधी जी, कृपया सुनो। कहा अंग्रेजी सरकार शैतान है, अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटेन की हुकूमत है वो शैतान है, जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और जलियांवाला बाग कांड में जो कल्प्रिट था उसको सरकार बचा ली, तो बोला उसको अपने भूलों का भी कोई दुख नहीं है। अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं, जो नवीन व्यवस्थापिका मतलब क्या हुआ, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को कह रहा है कि जो नया तुम व्यवस्था लाए हो वो हमारा जो स्वीकार कैसे, और नवीन व्यवस्थापिका जो हम लोग बनाएंगे वो स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, सुन रहे हो ना जी। अब इसमें गांधी जी कुछ अनाउंसमेंट भी करते हैं। अनाउंसमेंट क्या क्या किए, एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में पूछता है। पहला अनाउंसमेंट किए कि जितना एडल्ट है, जितना वयस्क लोग है इंडिया में, सबको कांग्रेस का मेंबरशिप दो। पहले ये चीज नहीं था, पहले था कि कांग्रेस का मेंबरशिप बनने के लिए फीस लगती थी, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ कंडीशंस था। बोला ना, कोई कंडीशन नहीं, आप 18 साल से ऊपर हो गए, आपको कांग्रेस का मेंबरशिप लेना चाहिए। मतलब कांग्रेस को बड़ा करो और बड़ा करो। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किए 300 मेंबर का, कि कांग्रेस का जब हम बैठक करते हैं, ठीक है, कांग्रेस का जब हम बैठक करते हैं तो कांग्रेस के बैठक में क्या होता है, जब हम अधिवेशन करते हैं तो बोलते हैं कि पूरा इंडिया का लोग पहुंचो तब अधिवेशन करेंगे। बोला ना, ऐसे में तो हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। कब हम सबको बुलाएंगे, कब बैठेंगे, कब फैसला करेंगे। ऐसा करो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना दो, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, उसमें 300 मेंबर रख दो, और ये 300 मेंबर कैपेबल हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मतलब ये जब डिसीजन ले ले तो मतलब वो कांग्रेस का डिसीजन हो गया। तो कांग्रेस को और इजी किया गया वहां पर। ठीक है, उसके बाद बोला कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर लेवल पर कांग्रेस का एक ब्रांच खोलो। ठीक है, ब्रांचेज बढ़ाओ कांग्रेस के, ताकि कांग्रेस घर घर तक पहुंचे। उसके बाद बोला कि लैंग्वेज के आधार पर कांग्रेस को बनाओ। मतलब क्या हुआ कि बंगाल में बंगाली बोले जाते तो बंगाली शाखा खोल दो, मद्रास में अगर तमिल बोला जा रहा है तो तमिलियन शाखा खोल दो, कर्नाटक में कन्नड़ खोल दो। इस तरह से भाषा के आधार पर कांग्रेस की समितियों को रीऑर्गेनाइज करो। पांचवा बात बोले कि जो स्वदेशी चीज प्रोडक्ट हमारा है उसके इस्तेमाल पर, ठीक है, जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उसके इस्तेमाल पर जोर डालना चाहिए।
उसके बाद छठा बात क्या बोलेंगे, अनटचेबिलिटी को भूल जाओ, ये गलत है, ये मत करना। और सातवां बात बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाओ। इस तरह से गांधी जी ने कुछ अनाउंसमेंट किया। अगेन रिपीट कर रहे हैं, पहला अनाउंसमेंट क्या किया, जितना एडल्ट है सब कांग्रेस का मेंबर बन जाओ। दूसरा, कांग्रेस के बैठक को इजी करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना दी है कि आप 5000 लोग को बुला के बैठक करते हैं, जो होता है कि नहीं हो पाता है, तो 300 मेंबर का एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी डिसीजन ले लेगी, वो कभी भी बैठक कर सकती है, तो ये कर दो। तीसरा, ब्रांच खोलो अपना हर लेवल पर, गांव पर, जिला पर, ब्लॉक पर, हर जगह खोलो। भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज करो कांग्रेस को, ठीक है। अब हम हिंदी बोल रहे हैं और हमको भेज दो तुम तमिलनाडु वाले ब्रांच में, अब बोलो जाकर तुम वहां लीड करो, तो साला हम क्या बोलेंगे, वो क्या समझेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वहीं के टीम को लगाओ वहां के लिए, ठीक है। स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ाओ और अनटचेबिलिटी को दूर करो और हिंदू मुस्लिम को एक करो। तो आंदोलन का जो मेन कार्यक्रम रहा वो रहा हिंदू मुस्लिम की एकता, अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज। अब दो तरह की चीजें यहां पर हुई, दो तरह की चीजें यहां पर होती है। और कांग्रेस के विरुद्ध थोड़ी बोलते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ इन्होंने बहिष्कार की नीति लगाई। बहिष्कार कि सीधे नॉन कॉपरेशन का मतलब है बहिष्कार करो। कैसे बहिष्कार करेंगे, सरकारी उपाधि का बहिष्कार कर दो, नहीं लेंगे कोई उपाधि तुमसे, जो तुम देते हो सर, दीवान, राय बहादुर, कैसरे हिंद, ये वो नहीं चाहिए हमको कोई उपाधि आपकी। जिसको जिसको जो उपाधि मिली उस उपाधि को त्याग दो, ठीक है। दूसरा, सरकारी पद, अगर नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट है, तुम क्लर्क हो, तुम डीएम हो, तुम फलना हो, छोड़ दो पोस्ट को, नहीं करेंगे नौकरी तुम्हारी। सरकारी पद का बहिष्कार कर दो। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव जो मनता है, जो फेस्टिवल मनता है, जैसे दिल्ली दरबार लगा, फलना उसके प्रिंस पहुंचने वाले हैं, तो जलसा चल रहा है, मत जाओ उस जलसे में, छोड़ दो, जाओ तुम ही मनाओ साला अपना जलसा, सरकारी जलसा में नहीं जाएंगे। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार कर दो, मत पढ़ो साले उस स्कूल में, उस कॉलेज को छोड़ दो, ठीक है। न्यायालय का बहिष्कार कर दो, कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में तुम्हारा जज बैठता है ना, अंग्रेज बैठता है, चलो न्यायालय जाने छोड़ देंगे। विदेशी सामान का बहिष्कार कर देंगे। तो क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, अगर तुम बहिष्कार ही करोगे तो तुम्हारा काम भी चलना चाहिए ना। जैसे तुम मान लो, चलो उपाधि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पद से भी चलो हम मान लो कि बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम उत्सव में मत जाओ, लेकिन तुम स्कूल कॉलेज छोड़ दो, थोड़ा तुम पढ़ोगे कहां, तो क्वेश्चन उठेगा ना। केवल तुम अगर बोलोगे किसी को कि यार तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो तुम भी पूछोगे ना कल को, अच्छा ठीक है तुम्हारे बोलने पर तो छोड़ दिए, करे क्या। क्वेश्चन उठा यहां पर, सरकारी स्कूल को छोड़ दो तो पढ़ेंगे कहां, न्यायालय को छोड़ देंगे तो मेरा मामला कहां निपटेगा भाई। विदेशी सामान का बहिष्कार करें तो हम यूज कैसे करेंगे। तो क्रिएटिव वर्क्स में आए, रचनात्मक कार्य, केवल डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, हम क्रिएटिव वर्क भी करेंगे साथ में। क्या करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, जैसे काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इस सब की स्थापना की गई। तुम यहां छोड़ो इस कॉलेज को, आओ मेरे पास, हम तुमको स्कूल कॉलेज दे रहे हैं, यहां पढ़ना, तुम वहां मत पढ़ो, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, तुम न्यायालय छोड़ दो, मत जाओ वहां पर अपना फैसला करने के लिए, तुम आओ पंचायत में, यहां तुम्हारा फैसला होगा, मत बैठो अंग्रेजी जज के सामने, हमारे सामने बैठो, हम ही लोग फैसला कर देंगे। चरखा का प्रयोग, चरखा इज सिंबल, चरखा क्या सिंबल कर रहा है कि अपना प्रोडक्ट हम खुद बनाएंगे, जो तुम्हारा विदेशी सामान है ये नहीं लेंगे, हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, खुद बना के खुद यूज कर लेंगे, जरूरत ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। धरना, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2 बार पूछ चुकी है कि धरना दिया गया शराब से गांधी जी को सख्त नफरत थी, तो शराब के दुकानों को बंद कराने के लिए महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को भेज दिए गांधी जी कि जाओ शराब दुकान के बाहर जाकर धरना दे दो, वहां जाके बैठ जाओ, सारा दुकान को खुलने ही मत दो, ना खुलेगा ना बिकेगा, ठीक है। तो शराब की दुकानों को बंद करने के लिए महिलाओं को आगे कर दिए कि जाओ दुकान के सामने धरना देकर बैठ जाओ, दुकान को खुलने ही मत देना एकदम, तो दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। इसी पर एक क्वेश्चन और पूछा था बीपीएससी कि जब दुकानें बंद होने लगी, शराब की बिक्री जब बंद हो गई, तो चूंकि ये तो बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है शराब का बिक्री, तो शराब का बिक्री को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, जिसमें फोटो लगाया था शेक्सपियर का और भी बड़े बड़े महान हस्तियों का कि देखो ये भी शराब पीते हैं, तुम भी पियो, ठीक है। तो शराब की दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई। कड़े कानून, जो कड़े कानून थे उसकी अवज्ञा, जैसे क्या था, रॉलेट एक्ट था, क्या बोला था कि तुम सभा नहीं कर सकते हो, बोला हम सभा करेंगे,
अवज्ञा, तुम्हारा डिसओबीडियंस करेंगे। तुम जो बोले ना हम नहीं मानेंगे। तुम बोले कि इतना लोग जमा मत होना, हम जमा हो जाएंगे। तुम बोला कि प्रेस में फलना चीज मत छापना, हम छाप देंगे। तुम बोला कि पंपलेट मत बांटना, हम बांट देंगे। दैट वाज द कड़े कानूनों की अवज्ञा करेंगे। वही क्रिएटिव में क्या किए, कांग्रेस के झंडे के नीचे पूरे राष्ट्र को खड़ा कर दिए कि कांग्रेस का झंडा राष्ट्रीय झंडा है, सब लोग कांग्रेस के साथ हो, मतलब सब लोग देश के साथ हो। तो सबको यूनाइट किए वहां पर कि यूनाइट हो जाओ, ठीक है। मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार कर दो। मेसोपोटामिया जो था, 7 समुंदर पार जो हम लोग कहते हैं, मेसोपोटामिया में भारत से लोगों को वहां भेजा जाता था एज ए लेबर, ठीक है, और अच्छा पैसा मिलता था। तो बोला कि मत जाओ वहां, कोई साला अंग्रेज वहां पे फैक्ट्री चलाएगा कैसे देख लेंगे, तुम लोग यही काम करो, तुमको हम यहां काम देंगे, वहां जाना मना कर दो। तो क्रिएटिव भी किया, डिस्ट्रक्टिव भी किया। एक तरफ तुम्हारे तरफ एकदम उग्र खड़े, तुम्हारा ये नहीं लेंगे, तुम्हारा वो नहीं लेंगे, तुम्हारा ये बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा वो बात नहीं मानेंगे। इधर बोला दुकान खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, ये करो वो करो, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है, तब आंदोलन चलेगा। तो इस तरह से गांधी जी ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और आंदोलन चला। तिलक स्वराज फंड, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगा, तिलक के नाम पर स्वराज फंड उपजाया गया, जो कहा जाता है कि 1 घंटा में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास वो जमा कर लिए थे, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था 1921 में। जो वेल्स के प्रिंस महोदय थे वो आए थे, क्योंकि बोला था सरकारी और अरसरकारी उत्सव को छोड़ देना। तो वो जब आए तो भाई साहब को हर जगह काला झंडा दिखाया गया, लो लो आए हो यहाँ पर, काहे को आए हो, तुमको लग रहा है कि हम आए हैं बाहर। राजा क्या सोच रहा है, हम जा रहे हैं वहां मेरी प्रजा होगी, एकदम हाथ जोड़ के सब खड़ी होगी मेरे पास, हमको पानी पिलाएगी, कॉफी पिलाएगी, ये सब झंडा लग रहा है, भागे भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, काहे को तुम आया बे। तो बेइज्जती करवा दिया धमस के वहां पर। तो इस प्रकार से आंदोलन चला, और आंदोलन चला, स्टार्ट किए गांधी जी, अपना कैसरे हिंद वापस कर दिए कि लो भैया ले जाओ। वैसे ही नाम याद रखना, 2-4 ठो नाम यहाँ पर जरूरी है, जैसे गांधी जी कैसरे हिंद वापस करेंगे, ठीक है। वैसे ही जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज वो वापस कर दिए अपना, जो बजाज तुम सुनते हो हमारा बजाज, वो जमनालाल बजाज को मिला हुआ था राय बहादुर की उपाधि, बोले रख लो भैया तुम अपना राय और बहादुर, हमको नहीं चाहिए, गांधी जी मना किए लेने से, ठीक है। बहुत सारा वकील था जो वकालत छोड़ दिया, जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, अरुणा आसिफ अली, सब बोली जाओ भाड़ में गया, वकालत हमको नहीं करना। तो बड़ा बड़ा वकील, जो दिग्गज वकील था उस समय का, उसने वकालत छोड़ दिया। गांधी जी की बात है भाई, कौन टालेगा, ठीक है। वैसे ही जितने शिक्षण संस्थान थे, जो स्कूल कॉलेज थे, वहां के स्टूडेंट ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वो नहीं पढ़ना तुम्हारे स्कूल में, मेरे पास काशी विद्यापीठ है, मेरे पास AMU है, तो हम लोग वहीं जगह पढ़ लेंगे, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। अब इस तरह से आंदोलन बढ़ गया, और आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि चूंकि ग्रुप तुमको समझा चुके हैं कई बार, तो सब ग्रुप आ गया सामने में, चलो, सबके मन में तो खुन्नस था ही, और सबको गांधी जी ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आओ जुटो। और गांधी जी ने अनाउंस किया था कि 1 साल अगर तुम लोग मेरे साथ खड़े रह गए तो 1 साल में हम ब्रिटेन की इस हुकूमत को तहस नहस कर देंगे और इसको यहां से भागना पड़ेगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो बहुत सारा झंगामेला हुआ, और इस तरह से गोल, मतलब जैसे ननकाना में, पंजाब के ननकाना गुरुद्वारे में, वहां पर लोग शांतिपूर्वक ढंग से सभा कर रहे थे, पुलिस गोली चला दी। लेकिन इसका विरोध, क्योंकि अहिंसा को अपनाना था, तो इसका विरोध ये लोग नहीं किया, ठीक है। और वैसे ही तुम आगे बढ़े तो लॉर्ड रीडिंग जब भारत आए तो वो पूरा चारों तरफ सबको क्रश करने के लिए लाठीचार्ज करवा दो, तो ये करवा दो, वो करवा दो, खूब किए, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किए, लोगों को उठाना शुरू कर दिए। रॉलेट एक्ट तो था ही हमारे पास। तो वहां से इस आंदोलन को दबाने के लिए अलग अलग तरह का हथकंडा पुलिस और जो ब्रिटेन की हुकूमत थी वो अपनाना शुरू की। तो क्या क्या करेगी, अगर तुम जुलूस लेके निकल रहे हो, मान लो तुम जुलूस लेके निकला, तो क्या करेगी पुलिस, तुमको रास्ता में रोक देगी, तुम पर लाठी चार्ज करवाएगी, ठीक है, तुमको उठा के जेल भेज देगी। तो दिमाग लगाना शुरू की, और जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू की। लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत कि गांधी को गिरफ्तार कर ले, उनको गांधी को छेड़ने में डर लग रहा था
कि इसको अगर छेड़ डाले तो बहुत भयानक हो जाएगा। तो गांधी को छोड़कर जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, इसको उठा लिए सबसे पहले, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार कर लिए। सबसे पहले और प्रमुख नेता वही थे जो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए। जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में स्वागत हुआ, आना हुआ, तो ये लोग सब मिलके काला झंडा दिखाना शुरू कर लिए। अली बंधु जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया था उसको गिरफ्तार कर ली पुलिस, ठीक है। तो उसको छुड़वाने के लिए ये लोग बहिष्कार करना शुरू किए, जिससे लोग पुलिस गुस्सा गई और ब्रिटेन हुकूमत और लाठीचार्ज वगैरह करना शुरू कर दी। कहा जाता है लगभग 60,000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भर दिया गया, ठीक है। नया नया जेल बना, क्योंकि जेल में जगह नहीं है तो जेल भी नया नया बनाया पुलिस उस समय। बड़ा बड़ा राजा महाराजा का जो किला था, जो घर था, उसको जेल डिक्लेयर कर दिया, ये जेल है, इसी में रहो तुम लोग अब, क्योंकि जेल भी होना चाहिए उतना। तो इस तरह से ये आंदोलन पूरे इंडिया में धीरे धीरे, चाहे वो संयुक्त प्रांत रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे वो मद्रास रहे, हर जगह ये फैलने लगा। असम का जो चाय बागान था, वहाँ का जो लेबर था वो हड़ताल कर दिया। मिदनापुर में किसान यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया, ठीक है। वहीं पर एक आंदोलन यहाँ पे तुमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये एक्चुअल में केरला का कहानी है। केरला में जो मुस्लिम फार्मर्स थे, जो मुस्लिम फार्मर्स हैं, उसको कहा जाता है मोपला, ठीक है, दैट वाज नॉन एज मोपला। तो मोपला जो था इसका अलग मुद्दा था। इसका मुद्दा था कि मोपला जो किसान थे, ये इनको अपने जमींदार को टैक्स देना पड़ता था, तो ये जमींदारों को टैक्स देने से मना कर दिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोपला विद्रोह। तो ये जमींदारों को टैक्स देने से मना कर दिए, ठीक है। और इसके बाद गांधी जी अनाउंस करते हैं, जब ये कब शुरू हुआ है, 1 अगस्त, डेट याद रखना, 1 अगस्त 1920 में ये स्टार्ट हुआ। 1920 से ये 1921 का दौर आ गया, आंदोलन चले जा रहा है, आंदोलन चले जा रहा है। जब 1920 लास्ट होने लगा, ठीक है, तब गांधी जी अपना घोषणा करते हैं, ठीक है, कि 1 फरवरी डेडलाइन दी है, 1 फरवरी 1922, ठीक है, ये डेडलाइन दिया जा रहा है गांधी जी के द्वारा, किसको, ब्रिटेन को, कि अगर 1 फरवरी 1922 को गांधी जी अनाउंस करते हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर जितना तुम पॉलिटिकली रूप से गिरफ्तार किए हो सब लोगों को, अगर तुम नहीं छोड़े, पहला पॉइंट, कि जो तुम पॉलिटिकल प्रिजनर्स है इसको तुमको रिहा करना है, और जो तुम टैक्स वसूलते हो वो 100% फ्री हो जाना है। अगर तुम ये कारनामा नहीं करोगे तो हम 7 दिनों के बाद हम जो हैं हम शुरू कर देंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब अभी तक हम असहयोग कर रहे हैं, अभी तक हम तुम्हारे बातों को, मतलब तुमको साथ तुम्हारा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो अब इस आंदोलन को हम कन्वर्ट कर देंगे अवज्ञा आंदोलन में। मतलब क्या हुआ कि तुम जो कानून बनाओगे उसका उल्टा काम करेंगे। तुम बोलोगे कि इधर मत जाओ तो हम उधर जाएंगे, तुम बोलोगे पार्लियामेंट में मत बैठो, हम जाके बैठ जाएंगे, तुम बोलोगे जेल में कैदियों को रखना है तो हम छुड़वा लेंगे, मतलब तुम्हारे हर बात को हम मानने से मना कर देंगे, ठीक है। क्यों? 7 दिनों के अंदर अगर तुम नहीं सुधरे तो। ये गांधी जी देखे कि 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, अब इस आंदोलन को अगला रूप देने का समय आ चुका है। तो ये घटना थी 1 फरवरी 1922 की। गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि 7 दिनों के अंदर, यानी कि 7 या 8 तारीख को ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एनसीएम को कन्वर्ट कर देते। बट उसी बीच 5 फरवरी को हो गया कांड, दैट इज कॉल्ड चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या है भाई? तो संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह कांड हुआ। हुआ क्या कि चौरी चौरा नामक एक स्थान था, ठीक है, एक मिनट, चौरी चौरा नाम का एक स्थान था जहां पर किसानों का एक जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस पर अंग्रेजों के द्वारा गोली चला दी जाती है, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा गोली चला दिया, जुलूस पर गोली चला दिया। जब गोली चलाया तो जो भीड़ थी वो गुस्सा गई, ठीक है, और भीड़ जो थी वो गुस्सा कर
जाकर थाने पर हमला कर दी और थाना पे हमला कर दी और थाना को आग लगा दी। ठीक है, कहा जाता है कि आग लगाने से लगभग 21 पुलिस के व्यक्ति वहां पर उसमें जलकर मर गए। ठीक है, तो चूंकि गांधी जी का आंदोलन कंप्लीटली नॉन वायलेंस था और एक ऐसी घटना हो गई जिससे गांधी जी को यह समझ में आया कि अगर आंदोलन चलता रहा और चूंकि एक घटना हो चुकी है तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं पूरे देश में होनी शुरू हो जाए। और जो मेरा बेसिक थीम है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, वो बेसिक थीम ही खत्म हो जाएगी। तो 5 फरवरी को ये घटना होती है। चूंकि क्या है, बोले तो बार बार बोलते हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम तो था नहीं, तो ये घटना का खबर गांधी जी को पहुंचा और गांधी जी को पहुंचने के बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति, वही वर्किंग कमेटी का बैठक बुलाया बारदोली में और बोला कि ये असहयोग आंदोलन जिस रूप में होने का था प्लान, वो प्लान फेल हो चुका है, इसीलिए हम इस आंदोलन को अब वापस ले रहे हैं। दैट वाज द इवेंट। क्यों वापस ले लिए? कि चौरी चौरा कांड हो चुका था। और इस प्रकार गांधी जी इस आंदोलन को अचानक से स्थगित कर देते हैं। ऑब्वियस बात है, पूरे देश में सभी लोगों के अंदर एक आग लग चुकी है और जब आग लग चुकी है तो गांधी जी ने कहा वापस नहीं करेंगे कुछ, जाओ। तो इसका मिला जुला असर दिखेगा। तो कुछ असर समझा देते हैं, बाद में अगला लेसन जब होगा तो उस असर का तुमको बहुत सारा मतलब दिखेगा। जब गांधी जी ने आंदोलन को रोका, ठीक है, तो गांधी जी ने आंदोलन को रोका तो इस आंदोलन को रोके जाने का कड़ा विरोध किया गया। जो लोग थे, चूंकि उग्र हो चुके थे अंदर से, तो 2 साल से हम रोड पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, अचानक बोला छुट्टी, जाओ घर जाओ, तो बोला ऐसे हो सकता है, करेंगे क्या? तो वो आंदोलन के विरोध में, मतलब आंदोलन को रोके जाने का विरोध करने लगे। लाला लाजपत राय उसमें जेल में थे। ठीक है, लाला लाजपत राय उसमें जेल में थे, तो जेल में रहकर लाला लाजपत ने कहा कि किसी एक पापी के कारण सबको दंडित करना यह न्याय नहीं है। मतलब क्या हुआ, वो बता रहे हैं कि चौरी चौरा घटना जो है वो एक जगह की घटना है, उसके लिए आप पूरे देश को दंडित कर दिए, ये गलत है। तो लाला लाजपत राय भी इस चीज का विरोध किए थे। उन्होंने कहा था किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। उस समय के लोकप्रिय युवा नेता दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा अपने पुस्तक में द इंडियन स्ट्रगल में लिखा, एक ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। मतलब जब जनता जाग चुकी है कि हमको कुछ चाहिए, अब हम ले लेंगे, उस समय आप बोलिए कि नहीं लौट जाओ, तो आप ये ठीक नहीं किए। ठीक है, वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया की कि ना, ये गलत किए गांधी जी आप। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कहा था यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय पर किसी गांव को नहीं मिलनी चाहिए थी। दैट वाज द टर्म कि अगर यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, और इस पर गांधी जी ने क्या कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू भी जेल में थे, लाला लाजपत राय भी जेल में थे। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी बहुत अच्छा बात बोले कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति मृत के समान है, तो मृत व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं सुनते हैं हम। जब आप हैं ही नहीं बाहर, जब आप खुद ही आजाद नहीं है, तो आप क्या समझेंगे, और आपकी प्रतिक्रिया का कोई वैल्यू नहीं है। तो कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, दृष्टि से उसका आंख मरा हुआ रहता है, उसको दिखाई हुआ नहीं देता, इसलिए उसकी बात को नहीं छेड़ना। और गांधी जी स्पष्ट रूप से बोले कि चूंकि मेरा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, अगर एक भी घटना होगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। गांधी जी वापस ले लिए। अंग्रेजों को क्या मिल गया, मौका, अब गांधी जी को गिरफ्तार करो, क्योंकि गांधी जी अब आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस समय तो कर रहे थे, बस जैसे गांधी जी वहां पे करते हैं, 10 मार्च को गांधी जी को उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उनको 6 साल की जेल दे दी गई। यानी गांधी जी राजनीतिक से, माने भारतीय राजनीति से हटे, राजनीति से गांधी जी हटे, लेकिन जो
कांग्रेस बना था, इतना उग्र होकर काम करना शुरू किया था, उस कांग्रेस में होगा झमेला। कांग्रेस लड़ेगी दो पार्ट में। और उधर जो खिलाफत चला था, खिलाफत में क्या हुआ था, चूंकि असहयोग आंदोलन ही खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली खिलाफत भी खत्म हो गया। और उसी समय नवंबर 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के मतलब तुर्की में वो ऑटोमन मतलब राजा महाराजा सिस्टम खत्म करके वहां पर लोकतंत्र ले आया। बोला हटाओ साला, कोई राजा महाराजा नहीं होता है, लोकतंत्र होगा, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो बनेगा बादशाह। तो कुमाल पाशा ने वहां पर पूरा सिस्टम ही बदल दिया, यानी सुल्तान उल्तान का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो मुसलमानों का भी जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन कंप्लीटली बंद हो गया और खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन का इंपॉर्टेंस, कि अगर बोलोगे कि हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन मिला नहीं है बात मान लेंगे, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में फैला। पहला पॉइंट, यानी पूरा देश तुम्हारा यूनाइट हुआ। दूसरा पॉइंट, इसमें हर तबका के लोग निर्भीक होकर बाहर निकले, लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाया कि अगर हम लोग चाह लें तो हम लोग बाहर निकल जाएं तो इनका हालत खराब हो जाएगा। यानी कि जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ कि जिस पर चलकर आगे चलकर हमको सफलता भी मिलेगी, हमको स्वतंत्रता भी मिलेगी। दैट वाज द इवेंट। ये था आपका NCM। अब इसके बाद का कहानी अब हम लोग कल पढ़ेंगे।